नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न मैथमेटिकल एबिलिटी से संबंधित है, जिसमें हमें कुछ चिन्हों के कुछ अर्थ दिए हुए हैं। जैसे भाग का अर्थ है घटाया गया, और इसी प्रकार अन्य चिन्हों के कुछ एक कोड लैंग्वेज में अर्थ दिए हुए हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करके हमें इस समीकरण को हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्या कहा गया है, यदि भाग का अर्थ है घटाया मतलब डिवाइड, भाग का अर्थ है माइनस करना, फिर है प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो प्लस के जगह गुणा। उसके बाद हमसे कहा गया है माइनस की जगह जोड़ना, माइनस का अर्थ है जोड़ना, और गुणे का अर्थ है विभाजित करना। इन्हीं रूल्स के आधार पे हमें इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। समीकरण क्या दिया गया है हमें? समीकरण दिया गया है 19 धन 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 माइनस 14। अब इसमें चिन्ह प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो 19 प्लस की जगह कौन सा चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है। 2 डिवाइड की जगह कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है। तो ये हो जाएगा 2, फिर प्लस की जगह कौन सा चिन्ह है? फिर से गुणे का चिन्ह है। और माइनस की जगह कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। अब इस समीकरण को हल करना है बॉडमेस रूल के हेल्प से। बॉडमेस रूल क्या होता है? बॉडमेस रूल होता है ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट अगर हो तो ब्रैकेट को हमको सबसे सॉल्व करना है। उसके बाद ओ हो तो ऑफ, ऑफ मतलब गुणे का ऑफ करके लिखा हो तो उसको सबसे पहले हल करना है। फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस समीकरण में ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, और डिवाइड भी नहीं है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जहां जहां पे भी मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह आ रहा है हम क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का गुणा करा तो क्या मिला? 38, माइनस इन दोनों संख्याओं का गुणा करा तो क्या मिला? 4 प्लस 14। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे। तो 38 और 14 को जोड़ा तो आ गया 52, और 52 में से 4 घटाया तो हमको क्या मिलता है? 48। तो इस समीकरण का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 48। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ये भी कोडिंग से संबंधित है, जिसमें हमें कहा गया है कि यदि a@30 बराबर 5, 9@40 बराबर 13 और 20@20 बराबर 4 हो तो 90@80 का मान क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। एक निश्चित कूट प्रणाली में इन समीकरणों को हल किया गया है। तो हमें क्या कहा गया है? सबसे पहले ये दिया गया है 20@30 बराबर 5। अब अगर हम देखें तो इन दोनों संख्याओं का में कौन सा ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, या तो गुणा करें या भाग करें या जोड़ें, कि हमें 5 आ जाए या 5 से मिलता जुलता कोई अंक आ जाए। तो अगर 20 और 30 का गुणा कर दें तो कितना मिलता है? 20 और 30 का गुणा करने पे हमको मिलता है 600। तो इससे तो नहीं आएगा उत्तर। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 20 धन 30 कर दें तो हमको मिलता है 50। ये इससे मिलता जुलता उत्तर है। 50 की जगह हो सकता है इस समीकरण में क्या कहा गया हो, इन्होंने सिर्फ दहाई का अंक लिखा हो, या एक यूनिट प्लेस इकाई का अंक छोड़ दिया हो। इकाई का अंक छोड़ने पे क्या मिलता है हमें? 5। अब दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरे समीकरण में भी यही हुआ क्या? दूसरा समीकरण 90/40 बराबर 13। अगर इन दोनों को जोड़ें, 90 90 धन 40 करें तो मिलता है 130, और 130 में से अगर इकाई का अंक छोड़ दें तो क्या मिलता है? 13। तो ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि दोनों संख्याओं को का योग किया गया, जो योगफल हमें मिला है उसमें से हमने इकाई का अंक छोड़ दिया है। तीसरा समीकरण देखते हैं। तीसरे समीकरण में 20/20 बराबर 4। अगर 20 और 20 को जोड़ दें तो कितना मिलता है? 20 प्लस 20 बराबर 40, और इसमें से अगर इकाई का अंक हम हटा दें तो हमको क्या मिलता है? 4। तो यही यही लॉजिक यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90/80 मतलब कि 90 धन 80
इन दोनों को जोड़ने पे क्या मिलता है 170, और 170 में से अगर इकाई का अंक हटा दें तो क्या मिलता है 17। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमें ऑड ऑप्शन को ढूंढना है। प्रश्न में से बेजोड़ ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो हमको लेटर्स के समूह दिए हुए हैं वो एक निश्चित रीजनिंग को फॉलो करते हैं। हमको वही रीजनिंग स्टडी करनी है और एक ऐसा समूह ढूंढना है जो उस रीजनिंग को फॉलो नहीं करता हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब इस प्रकार की अल्फ़ाबेट वाली रीजनिंग आती है तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी में बराबर लेटर्स हैं कि नहीं। तो अब अगर देखें तो सभी में बराबर लेटर है, सभी में 3 3 3 दिए हुए हैं। अब पी हम शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हमको PNK। तो P से अगर N तक जाना हो, P से अगर N तक आना हो तो इन दोनों में कितना अंतर है। जब हम अल्फ़ाबेट में आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है LMNOP, मतलब 2 संख्या पीछे गए हम यहाँ पे 2 संख्या पीछे गए, NOP आता है। और इसी प्रकार N से अगर हमें K तक जाना है तो कितनी संख्या पीछे जाएंगे, IJKLMN, मतलब -3। तो यहाँ पे हम 2 संख्याएं पीछे गए, यहाँ पे 3 संख्याएं पीछे गए। अब इसी प्रकार XUR को देखते हैं, XUR। तो X से अगर U तक जाना हो तो हम कितनी संख्या पीछे गए हैं, यहाँ पे देखिए RSTUVWX, मतलब -3 संख्या गए। इसी प्रकार U से अगर R तक जाना तो RSTU, मतलब RSTU, तो हम यहाँ पे भी 3 संख्या पीछे गए हैं। अब अगर इसी प्रकार HEB की बात करें तो क्या होता है HEB, तो ये कितना होता है, H से E तक आने के लिए हमको 3 संख्या पीछे गए, EFGH, EFGH, मतलब -3 संख्या गए। उसी प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें तो B से लेके E तक भी 3 संख्याएं माइनस गए हैं, BCDE। और आखिरी ऑप्शन देखते हैं, आखिरी ऑप्शन क्या है, IFC। तो यहाँ पे भी यही हुआ है, FGHI -3, और C से लेके F, मतलब CDEF -3। तो नीचे के जो तीनों ऑप्शन है इसमें प्रत्येक संख्या में से -3 करने पे हमें प्रत्येक लेटर में से -3 करने पे हमें अगला लेटर मिल रहा है। 3 लेटर पीछे जाने पे हमें माइनस लेटर मिल रहा है, अगला लेटर मिल रहा है। लेकिन पहले वाले में हमें, पहले वाले ऑप्शन में शुरू के जो 2 लेटर हैं उनमें सिर्फ 2 का अंतर है, बाकी के दूसरे और तीसरे में 3 का अंतर है। तो ये वाला बेजोड़ है क्योंकि शुरू के 2 में सिर्फ 2 का अंतर है, बाकी सभी में प्रत्येक लेटर में 3 का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डायरेक्शन से संबंधित सवाल है जिसमें हमें कहा गया है, एक छात्र 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 2.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। आरंभिक स्थिति से वह अब कहाँ है, ये हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं। डायरेक्शन का चार्ट एक प्लस के साइन के रूप में बनता है, जिसमें सबसे ऊपर नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है, उसके विपरीत में साउथ या दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट या पूर्व दिशा होती है, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट या पश्चिम दिशा होती है। हमसे क्या कहा गया है, एक छात्र 2 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाता है। तो मान लेते हैं कि ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए स्टार्टिंग पॉइंट है। अब उस हमसे क्या कहा है, वो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब उत्तर किधर होगा, ऊपर की तरफ भी हमने डायरेक्शन चार्ट में देखा। तो 2 किलोमीटर उसने उत्तर की ओर साइकिल चलाई, मान लेते हैं वो इस बिंदु तक पहुंचता है। तो ये बिंदु हो गया, मान लेते हैं बी। तो ए से लेके बी तक की दूरी है, कितनी है, उसने 2 किलोमीटर साइकिल चलाई तो 2 किलोमीटर है। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ता है इस बिंदु पे आने के बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ेगा और कितनी साइकिल चलाएगा, 2.5 किलोमीटर। तो मान लेते हैं ये दूरी 2.5
5 किलोमीटर है, पश्चिम मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये पॉइंट है इस बिंदु पे वो आता है, ये पॉइंट है सी। अब हमसे क्या कहा गया है कि अब वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण मतलब यहाँ से इस दिशा में मुड़ेगा, तो कितनी साइकिल चला रहा है, अब बोला गया है 2 किलोमीटर फिर से साइकिल चलाएगा, तो ये दूरी कितनी हो गई 2 किलोमीटर। और मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है डी, 2 किलोमीटर साइकिल दक्षिण की ओर चलाता है। अब क्या कहा गया है, यहाँ पे आने के बाद वो बाईं ओर मुड़ता है, तो इस स्थिति में जब वो होगा तो उसका बायां किधर होगा, उसका बायां इस दिशा में होगा। और क्या कहा गया है, 4.5 किलोमीटर साइकिल चलाता है, इस दिशा में आने के बाद वह 4.5 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, ये कहा गया है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ई है, यहाँ पे आके उसकी यात्रा खत्म होती है। तो डी से लेके ई तक की दूरी हमसे क्या कहा गया है, डी से लेके ई तक की दूरी 4.5 किलोमीटर है। और ये वाली अब हमको क्या कहा गया है, आरंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है ये हमको ज्ञात करना गया है। तो अब एक ये आयत बन गया, हम देखते हैं, जिसमें ये वाली भुजाएं 2 किलोमीटर की है, तो सामने वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी, 2.5 किलोमीटर की। अब हमसे आरंभिक स्थिति मतलब ए से लेके ई तक की कितनी दूरी है और कौन सी दिशा है ये ज्ञात करना है। तो दिशा तो हमको साफ दिख रहा है कि वो आरंभिक स्थिति से अपनी पूर्व दिशा में है, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी यहां से तक डी से लेके ई तक की दूरी है 4.5 किलोमीटर, डी से लेके ई तक की दूरी है 4.5 किलोमीटर, और डी से लेके ए तक की दूरी है 2.5 किलोमीटर। तो ए से लेके ई तक की दूरी क्या हो जाएगी, ए से लेके ई तक की दूरी, इनमें से ये दोनों घटा देंगे तो ये 2 किलोमीटर आ जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ है वो छात्र, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे नंबर सीरीज का सवाल पूछा गया है, जिसमें हमें क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि जो संख्याएं हैं उनके बीच का अंतर कैसा है। तो यहाँ पे देखें तो संख्याओं के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3, 6, 11, 18, 27, इसी प्रकार से संख्याएं एकदम से बड़ी या एकदम से छोटी नहीं हो रही है। तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि हमें माइनस या प्लस की ट्रिक से हमारा उत्तर मिल जाए। तो आइए इसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है हमसे, 3 से लेके 6, तो 3 से 6 में कितना अंतर है, +3 किया तो हमको मिल जाता है 6। 6 से लेके 5 किया तो कितना अंतर है, +5 किया तो हमको 11 मिल जाता है। 11 से लेके 18 +7, उसी प्रकार 18 से 27 +9, 27 से 38 कितना हो गया ये +11, 38 से 13 मतलब +13, 38 से 51 मतलब +13, 51 से 66 मतलब +15, फिर इसी प्रकार 66 से 83 मतलब +17। तो किस प्रकार ये सीरीज बढ़ रही है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 के बाद अब 19 आ जाएगा। तो 83 में अगर 19 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है, 83 में 19 जोड़ने पे 102 मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। काफ़ी सरल सवाल था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस अधिक से अधिक पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कोडिंग डिकोडिंग का सवाल पूछा गया है, जिसमें हमसे कहा गया है यदि पियर को 7519 और टॉयल को 2693 कोडित किया जाता है तो डॉक्टर को कैसे कोडित किया जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं जिसमें हमें एक संख्या को, एक अंग्रेजी के वर्ड को या कुछ लेटर्स को संख्या के रूप में कोडित किया जाता है, तो हमें सबसे पहले अंग्रेजी की वर्णमाला की प्लेस वैल्यू का ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी की वर्णमाला की प्लेस वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं कि अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, A, B, C, D, E और इसी प्रकार X, Y, Z अंत तक। तो A की प्लेस वैल्यू अगर इस तरफ से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5 और इसी प्रकार प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू अंत में X की 24, Y की 25 और Z की
26। इसको अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं, अगर हम विपरीत दिशा में चलें तो हम z को 1 बोल सकते हैं, y को 2 बोल सकते हैं, x को 3 बोल सकते हैं, और इसी प्रकार a को 26 बोल सकते हैं, b को 25 बोल सकते हैं, c को 24 बोल सकते हैं, d को 23 बोल सकते हैं और e को 22 बोल सकते हैं जब हम इस दिशा में चलते हैं। तो अब हमसे प्रश्न क्या कहा गया है, इस प्लेस वैल्यू के नॉलेज के साथ हम इस प्रश्न को हल करने में सफल होंगे। हमसे कहा गया है P E A R, इसको कैसे कोडित किया गया है, इसको कोडित किया गया है 7 5 1 9। तो अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो E की प्लेस वैल्यू सीधे ही हमको यहाँ पे दिख रही है, E की प्लेस वैल्यू होती है 5 जो सीधे लिखा गया है, और A की प्लेस वैल्यू होती है 1। लेकिन P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, और 16 से उसकी जगह क्या लिखा गया है 7। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, इसके जो दोनों अंक है उनको जोड़ा गया है, 1 + 6 किया गया है। और R की प्लेस वैल्यू होती है 18, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, तो 18 को इसमें क्या किया गया है 1 + 8 किया गया है, तो 9 मिला है। तो कैसे मिला हमको ये प्लेस वैल्यू का जो योग था 7 5 1 9। देखते हैं टॉयल में भी यही किया गया है क्या, टॉयल में क्या दिया गया है हमें, टॉयल इन सब की पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। T की प्लेस वैल्यू होती है 20, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, I की प्लेस वैल्यू होती है 9 और L की प्लेस वैल्यू होती है 12। तो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ पे जो सिंगल डिजिट थे, जो इकाई के अंक थे, उन सबको सीधे लिख दिया गया, और जो डबल डिजिट की संख्याएं थी उसमें अंकों का योग किया गया था। तो अब अगर हम 20 के अंकों का योग करें तो क्या होता है 2 + 0, 15 के अंकों का योग करें तो 1 + 5, और ये तो सिंगल डिजिट है तो ये तो सीधे ही लिखा जाएगा 9, और आखिरी में इनके अंकों का योग 1 + 2, तो ये क्या हो जाता है 2 + 0 = 2, 1 + 5 = 6, ये हो जाता है 9, तो सीधे ही लिखेंगे, और आखिरी में 1 + 2 = 3। तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक जो लेटर दिया हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू को लिया गया है, और एक नियम उसमें और है, अगर वो दहाई के अंकों की संख्या है, जैसे 10 या उससे ऊपर की संख्या है, तो हमने उसमें उसके अंकों को जोड़ दिया गया है और इकाई के अंकों को वैसे ही लिख दिया गया है। तो अब हमसे क्या कहा गया है, डॉक्टर को कैसे कोडित करेंगे ये हमको प्राप्त करना है। DOCTOR, सबकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं सबसे पहले। तो D की प्लेस वैल्यू होती है 4, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, T की प्लेस वैल्यू होती है 20, O की प्लेस वैल्यू होती है 15 और R की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो जो जो इकाई के अंक हैं उनको तो हम सीधे ही लिख लेंगे, और जो डबल डिजिट में संख्याएं हैं हमको उसमें अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 4 तो हम सीधे ही लिख लेंगे, फिर क्या है 1 धन 5 लिखना पड़ेगा इसको, फिर क्या है ये 3, उसके बाद ये 20 है तो 2 धन 0 लिखना पड़ेगा, फिर है 15 तो 1 धन 5 लिखना पड़ेगा, और फिर है R तो इसको 1 धन 8 लिखना पड़ेगा। बस अब इसको आगे और लिख लेते हैं। तो 4 और 1 और 5 को जोड़ा तो कितने मिलते हैं 6, फिर है 3 और 2 और 0 को जोड़ा तो कितने मिलते हैं 2, 1 और 5 को जोड़ा तो कितने मिलते हैं 6, और 1 और 8 को जोड़ा तो कितने मिलते हैं 9। तो उत्तर क्या हो जाएगा 4 6 3 2 6 9। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेशो से संबंधित प्रश्न है। अब हमसे कहा गया है कि यदि कुल राशि 153 रुपयों को A, B और C में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि C को A से 5 गुना अधिक धन मिलता है और B को A से 3 गुना अधिक धन मिलता है, तो B के पास कितने रुपए हैं। इस प्रकार के प्रश्न जब भी आते हैं दोस्तों, तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि वो कौन सा संख्या है या वह कौन सा अक्षर है जिसके बारे में अधिक से अधिक बात की जा रही है, जिसके संदर्भ या जिसके रेफरेंस में ज़्यादा जानकारी हमको मिलती है। तो इसमें
3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कौन कौन से, ए बी और सी। अब इसमें से ये ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा किसके संबंध में बात की जा रही है। उससे हमको हमारा आंसर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और हम काफ़ी जल्दी से हमारा आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ए बी सी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या गया है, सी को ए की तुलना में, ए से, यहाँ पे ए के कंपैरिजन में बात हो रही है। अब देखते हैं अगले सेंटेंस में बी को भी ए की तुलना में अधिक धन प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक ए का रेफरेंस दिया जा रहा है। तो जब भी ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस वाला ऑब्जेक्ट हमको मिल जाता है, हम उसको मान लेते हैं। तो हमको यहाँ पे कौन सा ज़्यादा ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट, ज़्यादा ऑब्जेक्ट वाले लेटर मिला, ए मिला। तो हम मान लेते हैं, माना ए के पास एक्स राशि है, माना ए के पास कितनी राशि है, एक्स रुपये है। अब हमसे क्या कहा गया है, सी को ए से 5 गुना अधिक धन मिलता है। सी को कितना मिलता है, यदि ए के पास एक्स है तो सी को कितना मिल जाएगा, सी को कितना मिल जाएगा, 5 गुना अधिक, मतलब 5x। यदि a बराबर x था तो c कितना हो गया, 5x हो गया। और इसी प्रकार क्या कहेंगे, b को a से 3 गुना अधिक धन मिलता है। तो a के पास x था तो b को कितना कहा गया है, 3 गुना, मतलब कितना हो जाएगा, 3x। बस तीनों के समान हमको क्या हो गए। अब हमको समीकरण लिखना है। समीकरण क्या कहा गया था हमसे कि तीनों के पास कितनी राशि है, ए धन बी धन सी के पास कितनी कुल राशि है, वो है 153 रुपये। ए का मान कितना है, x, बी का मान अभी हमने देखा कितना है, 3x, और सी का मान कितना है, 5x बराबर 153। बस अब इसको हल करना है। तो ये 4 और 5 9x हो जाएंगे, 9x बराबर 153। तो x बराबर हो जाएगा 153/9, ये कट जाएगा, 9 एकम 9, और ये बचे 6, तो 9 सती 63, x बराबर 17 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 17। अब हमसे क्या पूछा गया है कि b को कितने रुपए मिलते हैं, तो x का मान 17 है और b का कितना था, b बराबर 3x था। तो 3 गुणित 17 मतलब 51 रुपये बी को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें 3 लेटर्स दिए हुए हैं, उनके आपस में संबंध को जो वेन डायग्राम दर्शाता है वो हमको उत्तर के रूप में चुनना है। हमसे क्या कहा गया है, एनिमल्स, दूसरा फिर हमसे कहा गया है लैंड एनिमल्स, और तीसरा कहा गया है सी एनिमल्स। तो अगर हम हमारे जनरल नॉलेज का इस्तेमाल करें तो हम जानते हैं कि एनिमल्स को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसे एनिमल जो लैंड एनिमल जो ज़मीन पे रहते हों, और दूसरे एनिमल जो सिर्फ पानी में रहते हों, जैसे कि मछली या फिर दूसरे जल जीव। और इसी प्रकार लैंड एनिमल जो भी ज़मीन पे रहने वाले सभी प्रकार के जीव हैं, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये दोनों कोई कॉमन काफ़ी कम होते हैं इसमें। तो अगर हम एनिमल्स का एक बड़ा गोला बनाएं तो लैंड एनिमल्स एक वर्ग हो जाता है, ये हो जाता है लैंड एनिमल्स का, और दूसरा वर्ग हो जाएगा सी एनिमल्स का, और ये बड़ा गोला किसका है, एनिमल्स का। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से, हमारे जनरल नॉलेज और लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है, 4 बच्चे अकरम, बुप्सी, प्रिया और तुलसी एक सीढ़ी पर हैं। अच्छा, ये क्रम से संबंधित प्रश्न है। तो हमसे 4 बच्चों के बारे में बात की गई है जो एक सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। तो सीढ़ी मान लेते हैं, ये सीढ़ी है, ये इसके 4 प्लेस हैं, 1 2 3 4। अब 4 बच्चे कौन कौन से हैं, अकरम के लिए ए लिख लेते हैं, बॉप्सी के लिए बी लिख लेते हैं, प्रिया के लिए पी लिख लेते हैं, और तुलसी के लिए टी लिख लेते हैं। ये 4 बच्चे हैं। अब आगे हमसे कहा गया है कि अकरम बॉप्सी से ऊपर है। तो ये जहां पे भी बैठे हैं बच्चे, उसमें अकरम बॉप्सी से ऊपर वाले स्थान पे बैठा हुआ है। तो ये कैसा बन जाएगा, अगर हम ए यहाँ पे लिख दें, ये ए मतलब अकरम, और बॉप्सी यहाँ है, तो ये अब ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ये इन दोनों स्थान पे भी हो सकते हैं, इन दोनों पे भी हो सकते हैं, इन दोनों पे भी हो सकते हैं, ये अभी हमको जानकारी नहीं है।
तो अक्रम बॉप्सी से ऊपर है, हमने लिख लिया अक्रम ऊपर है बॉप्सी से। अब क्या कहा गया है, बॉप्सी अक्रम और प्रिया के बीच में है। बॉप्सी जो है अक्रम और प्रिया के बीच में, तो अक्रम बॉप्सी से ऊपर है तो प्रिया कहाँ हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब दोनों सेंटेंस की कंडीशंस देखते हैं, तो अक्रम बॉप्सी से ऊपर भी है और बॉप्सी अक्रम और प्रिया के बीच में, तो ए बी पी ये कहा गया है। यदि तुलसी अक्रम से आगे है, अब एक और चौथा बच्चा जो बचा हुआ था उसके बारे में क्या कहा गया है, यदि तुलसी अक्रम से आगे, तो अक्रम कहाँ पे है, ये रहा। अब इससे आगे कौन सा स्थान है, ये वाला स्थान जहां पे तुलसी है, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति कौन है, चारों बच्चों का स्थान हमको पता चल गया। टी ए बी पी के ऑर्डर में बच्चे बैठे हुए हैं, सबसे ऊपर है तुलसी, फिर है अक्रम, फिर है बॉप्सी, फिर है प्रिया। अब नीचे से दूसरा व्यक्ति पूछा है, तो सबसे नीचे है प्रिया, दूसरे नंबर पे कौन सा है, बॉप्सी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फाइंड द मिसिंग नंबर पैटर्न के आधार पे है, जिसमें हमसे कहा गया है कि इन संख्याओं के बीच में आपस में जो संबंध है वो स्टडी करके, जो लॉजिकल रीजनिंग को ये फॉलो कर रहे हैं उसको हमको फॉलो करके, उसको ज्ञात करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आने वाली संख्या का मान ज्ञात करना है। तो अब इन संख्याओं को अगर हम देखें गौर से, तो इसमें जो संख्याएं दी हुई है वो एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा अंतर से बड़ी हो रही हैं। जैसे 5 के बाद सीधे 10, फिर यहाँ पे देखें तो 50 और 50 के बाद 122। तो जब भी इस प्रकार की संख्याएं आती तो हमें हमारा उत्तर माइनस या प्लस की बजाय स्क्वायर या क्यूब या मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर इन संख्याओं को देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5, 10, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 50 और फिर दिया हुआ है 122। तो 5 से 10 तक अगर जाना हो तो ये तो 5 का अंतर है, लेकिन फिर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा 72 का अंतर है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को अगर हम स्क्वायर या स्क्वायर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 का वर्ग धन 1, तो 5 मिल जाता है। इसी प्रकार 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग धन 1, मतलब 3 3 9 और 1 10। 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 का वर्ग धन 1, 7 7 49 और 1 50। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 21 को हम 122 को हम कैसे लिख सकते हैं, 122 को हम लिख सकते हैं 11 का वर्ग धन 1। तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, ये 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 7 का वर्ग और 11 का वर्ग। तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 2 अभाज्य संख्या है, सबसे छोटा और एकमात्र सम प्राइम नंबर, दूसरा 3, फिर है 7 और 11। तो इस श्रृंखला में कौन सा नंबर मिसिंग है, बीच में है 5 जो एक और अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग धन 1 मतलब 25 धन 1 मतलब 26। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक यू।